हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस में। और आज का टॉपिक है फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल। क्या लॉकडाउन के बाद लग सकता है वित्तीय आपातकाल? आज इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कैसे और कब लगाई जाती है। साथ ही फाइनेंशियल इमरजेंसी के क्या इफेक्ट पड़ते हैं देश पे, और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने के बाद केंद्र और राज्य का रिलेशन कैसा रहता है, मतलब सेंट्रल और स्टेट कैसे आपस में काम करते हैं, उसके बारे में भी हम समझेंगे। दोस्तों, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और ये चैनल है स्पेशली फॉर स्टेट पीसीएस के लिए। और ये वन डे एग्जाम में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके पॉइंट्स जो हैं ये वन डे एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे एसएससी या रेलवे के एग्जाम है। तो दोस्तों, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, समझते हैं कि इमरजेंसी प्रोविज़न क्या है इंडिया के संविधान में। भारत के संविधान के पार्ट 8 में आर्टिकल 352 से 360 तक आपातकाल का प्रोविज़न है और देश में 3 तरह के आपातकाल लगाए जा सकते हैं। पहला आपातकाल है नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है। दूसरा है राज्य में आपातकाल, जिसे कहते हैं स्टेट इमरजेंसी या फिर हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति शासन के नाम से। और ये आता है आर्टिकल 356 के अंतर्गत, 356 के अंतर्गत। उसके बाद आता है वित्तीय आपातकाल, जिसे फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं, और यह आता है आर्टिकल 360 के अंतर्गत। और आज का ये टॉपिक भी है। दोस्तों, थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस समझते हैं कि कैसे क्या क्या इमरजेंसी में अंतर है। पहला है नेशनल इमरजेंसी। यह राष्ट्रीय आपातकाल होता है। यह कब जब तब लागू किया जाता है जब देश पे कोई युद्ध हो रहा हो, किसी बाहरी आक्रमण हुआ हो, या यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, आर्म रिवॉल्यूशन हो रही हो। तो ऐसे कंडीशन में देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। उसके बाद आता है, यह देश में सिर्फ 3 बार लगाया गया है। नेशनल इमरजेंसी अभी तक सिर्फ 3 बार लगाए जा चुके हैं, और वो तीनों बार जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइमिंग है, उसे नोट करना चाहिए, याद रखना चाहिए आपको। 26 अक्टूबर 1962 में जब इंडो चाइना वार हुआ था, 1962 के टाइम पे, उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और उस टाइम के जो पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद सेकेंड टाइम जो इमरजेंसी लगा वो था 3 दिसंबर 1971 में। पाकिस्तान और इंडिया का वार था, इंडो पाक वार था। और उसके बाद जो थर्ड इमरजेंसी लगी वो हिस्ट्री में हमेशा के लिए लोग याद करते हैं। आज भी जब भी इमरजेंसी की बात होती है तो थर्ड इमरजेंसी को ही मुख्य रूप से लोग उस पर चर्चा करते हैं। वो था 25 जून 1975 में, और इसको डिक्लेयर किया था इंदिरा गांधी के द्वारा। उस टाइम के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली जी, और प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। दोस्तों, पहला जो इमरजेंसी लगा था वो वार की वजह से लगा था, और उसके रीजन एक्सटर्नल थे। लेकिन जो थर्ड इमरजेंसी लगा, जिसको कहा जाता है कि देश में एक काला दिन था इमरजेंसी, वो लगा था इंटरनल देश के आंतरिक अशांति के कारण। इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसके बारे में मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ। दोस्तों, जब तीसरा इमरजेंसी लगा था उसके पहले 1971 में जो इलेक्शन हुए थे, उसमें इंदिरा गांधी और राजनारायण के बीच में चुनाव हुआ था, और जिसमें इंदिरा गांधी जी जो थी वो जीत गई थी और राजनारायण हार गए थे। राजनारायण ऐसे शख्स थे जो इंदिरा गांधी के विरोधी थे। वो हर बार इंदिरा गांधी से चुनाव लड़ते थे और रायबरेली सीट से चुनाव लड़ते थे, और वो हर बार हारते थे। यही हुआ 1971 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा और वो फिर से हार गए। उसके 4 साल बाद राजनारायण जी जो है वो हाई कोर्ट जाते हैं, और वहाँ पे इंदिरा गांधी के खिलाफ याचिका दायर करते हैं और कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने अपने ताकत का उपयोग किया, साथ ही सरकारी मशीनरी का यूज़ करके वो धांधली कर करके चुनाव जीत गई हैं। और उस टाइम हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, बहुत ही बड़े जजों में इनका नाम लिया जाता है, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जी। इन्होंने राजनारायण की अपील को सुना और उसको जायज़ माना, और साथ ही
उन्होंने निर्णय दिया कि इंदिरा गांधी की जो संसद सदस्यता है उसको रद्द कर दी जाए और साथ ही उन्हें 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। ऐसी सजा सुन के इंदिरा गांधी पूरी तरह से हिल गई और उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस जजमेंट के खिलाफ अपील की दायर किया। उस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया वो हाई कोर्ट के तरफ जस्ट जो जो डिसीजन था उसको सही माना और कहा कि आप इंदिरा गांधी को उन्होंने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया और उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं तब तक जब तक नया नेता संसद चुन के नहीं दे देती। मतलब उनको 10-15 दिन तक ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलने वाला था। इसी दौरान जयप्रकाश नारायण जी रामलीला मैदान में धरने प्रदर्शन पे आ गए और उन्होंने कहा कि जिस नेता को कोर्ट ने उनकी मान्य संसद सदस्यता को रद्द कर दिया है वो अभी तक प्रधानमंत्री कैसे बने हुए हैं, उनको तत्काल अपना इस्तीफा देना चाहिए। और यह कहकर उन्होंने बहुत बड़ा जन आंदोलन शुरुआत किया रामलीला मैदान में। और उन्होंने एक बहुत ही फेमस कविता थी उस टाइम रामराय सिंह दिनकर की, उसको बोला। वो कविता थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये उस टाइम का बहुत बड़ा नारा था दोस्तों। और उनके इतने कहने के बाद से बहुत ही आंदोलन मतलब काफ़ी तेज हो गया। और जयप्रकाश नारायण एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी थे, सभी लोग उनके बारे में सुने ही होंगे। इसी चीज़ को बेस बनाकर इंदिरा गांधी जी ने अगले दिन ही देश में इमरजेंसी लगा दी। उस टाइम के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली जी। इंदिरा गांधी का कद इतना ऊंचा था कि राष्ट्रपति भी उनकी बात को डिनाई नहीं करते थे। फखरुद्दीन अली को उन्होंने इसीलिए राष्ट्रपति बनवाया था कि वो उनकी हर बात को एग्री कर देते। तो देश में लग गया इमरजेंसी और ये इमरजेंसी लगातार 21 महीने तक चला। और इस इमरजेंसी को की सभी ने निंदा की, इसको सभी ने काला दिन माना। इसके बारे में फिर कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे इमरजेंसी के ऊपर। दूसरा होता है स्टेट इमरजेंसी, जो राष्ट्रपति शासन है। ये हमेशा लगता रहता है हर स्टेट में। अब यूपी में ही 8-9 बार लग चुका है, पंजाब में कई सबसे ज़्यादा पंजाब में लगा है, उसके बाद बिहार में लगा है। दोस्तों ये इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाती है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अकॉर्डिंग नहीं काम करती है। तो राष्ट्रपति जो है वहाँ की सरकार को रद्द कर देते हैं और भंग कर देते हैं वहाँ की, और राष्ट्रपति शासन लग जाता है। साथ ही अगर कभी इलेक्शन होता है और किसी पार्टी को वहाँ मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक पूरे देश में कभी भी लगाया नहीं गया है और भगवान करे कि आगे भी ना लगे। पर ऐसा सिचुएशन आज के टाइम में बन रही है कि चांस लग रहा है कि शायद इस बार लग जाए। तीसरा दोस्तों थोड़ा समझते हैं कि इमरजेंसी प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में लिया कहाँ से गया है। तो यह जो है कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, वहाँ से उधार लिया गया है। दोस्तों जब भी इमरजेंसी देश में लगता है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है, हमारे जो मौलिक अधिकार संविधान ने हमें दिए हैं उसका क्या होता है। तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम में जो आर्टिकल 358 या 359 है वो हमें बताता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है। आर्टिकल 358 कहता है कि इमरजेंसी जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो हमारे सारे अधिकार जो आर्टिकल 19 में दिए हुए हैं, आर्टिकल 19 में हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स को लिखा गया है, डिस्क्राइब किया गया कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सारे जो हैं सस्पेंड रहेंगे। और आर्टिकल 359 कहता है कि सारे अधिकार सस्पेंड रहेंगे लेकिन दो अधिकार जो हैं आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके, मतलब एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21। दोस्तों आर्टिकल 20 जो है वो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर कोई अपराधी है तो उसे एक सजा के लिए एक से ज़्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती है। साथ ही उसको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। उसके भी कुछ राइट्स हैं जिसको सुरक्षित करना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा है कि आर्टिकल 21 जिसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी को बताया गया है। इसको
जनरल वे में हम समझें तो ये एक जीवन जीने का अधिकार कानून है, जो ये बताता है कि हर आदमी को गर्व से अपना जीवन यापन करने का पूरा अधिकार है। वो पशुओं की तरह जीवन नहीं जी सकता। इसके अंतर्गत आता है चिकित्सा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, और जो महिलाएं अपने जो वर्किंग महिलाएं हैं उनके जो सेक्सुअल हरासमेंट का जो केस होता है वो भी इसी के अंदर आता है कि कार्यकारी महिलाओं का यौन शोषण जो है उससे संरक्षण का जो अधिकार है वो भी आर्टिकल 21 में आता है। साथ ही दाह संस्कार की सभी अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपने अपने जो रिलेटिव है उनके शरीर को जला सकते हैं, दफना सकते हैं। ये इसकी भी अधिकार आर्टिकल 21 में दिया गया है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों समझते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कब और किसके द्वारा लगाई जाती है। आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में डिक्लेयर कर सकता है। अगर जो देश के राष्ट्रपति हैं उनको ऐसा लगता है, प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, ये टर्म यूज किया गया है सेटिस्फाइड का। अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हैं कि उनको लगता है कि ऐसी कंडीशन देश में हो गई है, ये बन रही है कि इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो खतरे में है, देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ही खराब हो चुकी है, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, उस टाइम वो केंद्र की एडवाइस पे डिक्लेयर कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। डिक्लेयर ए फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑन द एडवाइस ऑफ द सेंटर। प्रेसिडेंट सेंटर की एडवाइस पे इस बात से सेटिस्फाइड होकर के देश में फाइनेंशियल या वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि प्रेसिडेंट जो सेटिस्फेक्शन है उनका, ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। कोई भी कोर्ट में जाकर उनकी इस सेटिस्फेक्शन को चैलेंज कर सकता है कि जो प्रेसिडेंट हैं उनको जो सेटिस्फाइड थे क्या वो लीगल है या वो जस्टिफाई है या नहीं। इसलिए ये काफ़ी सेंसिटिव केस रहता है। दूसरा है कि पार्लियामेंट इसको अप्रूव करता है और कितने टाइम तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। दोस्तों जब भी प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसके 2 मंथ के अंदर दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा हाउस के जो दोनों पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस है वहाँ से इसको एक सिंपल मेजॉरिटी से पास करना होता है। और एक बार अगर ये अप्रूवल मिल जाती है, पास हो जाता है, तो ये इसकी कोई लिमिट नहीं है ये कब तक चलेगा। ये इनडेफिनेटली टाइम तक चल सकता है जब तक प्रेसिडेंट इसको ख़त्म नहीं करते, ये तब तक चलता रहता है। और इसको ख़त्म करने के लिए प्रेसिडेंट को किसी कमेटी या मंत्रिमंडल की एडवाइस की जरूरत नहीं होती, वो जब भी चाहे इस इमरजेंसी को ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं पूरे देश पे और सेंट्रल और स्टेट का क्या रिलेशन होता है उसको समझते हैं। जब भी देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है उस टाइम जो सेंटर होता है वो स्टेट को ऑर्डर करता है कि वो फाइनेंशियल डिसीजन कैसे ले। कहने का मतलब है कि स्टेट के पास पूरी फाइनेंशियल पावर आ जाती है, स्टेट की भी पावर सेंट्रल में ही हो जाती है, समा जाती है पूरी तरह से। साथ ही ऐसे सभी बिल जो मनी बिल हैं या फाइनेंशियल बिल हैं जिसको स्टेट स्टेट के लेजिस्लेचर से पास किया जा चुका है उसे भी रिजर्व किया जा सकता है। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगती है और जो स्टेट से पास होते हैं और प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन के लिए जाते हैं तो उसको तुरंत पास किया जाता है प्रेसिडेंट की तरफ से, उसको रिजर्व नहीं किए जाते। पर जब भी वित्तीय आपातकाल लगता है तो मनी बिल या फाइनेंशियल बिल जो भी प्रेसिडेंट के पास जाता है स्टेट लेजिस्लेचर से उसको रिजर्व किया जा सकता है। साथ ही जो केंद्र है वो स्टेट एम्प्लॉय के ऊपर भी उनकी सैलरी या उनके अलाउंसेस को रोक सकता है, कम कर सकता है, इसका भी डायरेक्शन स्टेट को दे सकता है। साथ ही दोस्तों जो भारत का खजाना है जिसे संचित धन जो कहते हैं भारत का, जिसके थ्रू जो संविधान के कुछ पोस्ट हैं जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कहते हैं, जैसे आपका कैग हो गया, चुनाव आयोग हो गया, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज हो गए, जिनकी सैलरी जाती है, ये जो पोस्ट होती हैं इनकी सैलरी संसद में डिसाइड करता है।
अगर संसद डिसाइड करेगा तो उनके ऊपर एक तरह का प्रेशर होगा, इसीलिए उनको अलग रखा जाता है। उनको डायरेक्ट ही जो देश की संचित धन है, जो खजाना है देश का, वहाँ से पैसे पास होते रहते हैं। अगर उनकी सैलरी में कोई चेंजिंग करनी होती है तो संसद को अमेंडमेंट करना पड़ता है, बिल पास करना पड़ता है संविधान के। ऐसे जब देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो इस इशू इंस्ट्रक्शन दे करके इन पोस्ट के जो लोग हैं, जैसे जज हैं या कैग है या चुनाव आयोग है, उनकी भी सैलरी को कम या ज़्यादा कर सकता है, कम ही करेगा और उनके अलाउंसेस को भी घटा सकता है। इन शॉर्ट में अगर हम कहें कि सेंटर जो होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के पास टाइम में फुल पावर में रहता है फाइनेंशियल मैटर पर, गेन फुल कंट्रोल ओवर द स्टेट इन फाइनेंशियल मैटर। और इस फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम में जो फेडरल सिस्टम है अपने देश का, वो प्रॉपर वे में काम नहीं करता। स्टेट फाइनेंस के केस में पूरी तरह से केंद्र के ऊपर डिपेंड हो जाता है, उसके पास फाइनेंशियल कोई पावर नहीं रह जाती है। ऐसी कंडीशन होती है जब भी देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है। दोस्तों, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है? ऐसे कौन सा केस सिचुएशन बन रहा है कि ये माना जा रहा है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आ सकती है? तो कुछ ऐसे सिम्टम, ऐसे कुछ सिनेरियोज चल रहे हैं आजकल की, जिससे लगता है कि हाँ, शायद देश में इमरजेंसी लग सकती है। ये कोविड-19 की वजह से आज के टाइम में बहुत ही देश की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है बहुत ही ख़राब हो चुकी है। आप देख रहे होंगे सारे बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद हैं, ऑलमोस्ट 80% काम रुका पड़ा है पिछले 1 महीने से। तो स्थिति जो है सभी को समझ में आ रही होगी कि फाइनेंशियल स्थिति जो है देश की वो बहुत ही ख़राब होती जा रही है। इसी को लेकर के CASC है, सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमिक सिस्टमिक चेंज जो है CASC, इसने पिटिशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। उसने कहा था, उन्होंने अपना कोविड-19 को लेकर के उन्होंने कहा था कि देश की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, फाइनेंशियल जो सिचुएशन है, वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है, इसलिए देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देना चाहिए। द हिंदू का ये आर्टिकल है जो बताता है कि सुप्रीम कोर्ट अर्जेंट प्लेयर सीकिंग डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी ड्यू टू कोरोना वायरस लॉकडाउन। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा है कि स्थिति ठीक होने पर वो इस केस को देखेंगे, उस पर रिव्यू, उसको समझेंगे, उस पर अपनी जजमेंट देंगे, पर अभी उसको होल्ड पे रखा हुआ है। तो दोस्तों, ये एक सीन है। साथ ही आजकल आप देख रहे होंगे कि देश के सभी जो नेता हैं, जो सांसद हैं, पार्लियामेंट्री हैं, MLA हैं, MP हैं, मंत्री लोग हैं, जहाँ के राष्ट्रपति हैं देश के, सभी लोग ऑलमोस्ट अपनी सैलरी दान कर रहे हैं। सभी सेंट्रल एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, वो अपनी एक 1 डे सैलरी को जो देश को दान कर रहे हैं। ये दिखाता है कि देश की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब होती जा रही है। और आज भी कोविड-19, जिसे हम लोग कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं, उसका कोई सोल्यूशन निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी हाल ही के टाइम में सेंट्रल ने एक सेंट्रल एम्प्लॉई जो हैं उनके DA को सस्पेंड किया है, जो 1 जनवरी 2020 से लागू हुआ था, उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया है और 2021 तक के लिए रोका है। ऐसी कंडीशंस, ऐसे सिनेरियो दिखाते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन देश की ख़राब है। तो प्रेसिडेंट के ऊपर अब बनता है कि वो इस बात से सेटिस्फाइड होते हैं, सेंटर उनको वो कहता है कि इमरजेंसी लगानी चाहिए, तो हो सकता है कि वो मैक्सिमम चांसेस हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ सोचा जा सकता है। पर दोस्तों, फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम्स में जो स्टेट और सेंट्रल रिलेशन है वो बहुत ही ख़राब हो जाते हैं। जो भी सरकारी नौकरियों में होते हैं या अलग अलग जगह पे काम करते हैं, उनकी सैलरी में कमी आ जाती है। इससे भी जो गवर्नमेंट होती है उसकी क्रेडिबिलिटी पे उसको बहुत ही लॉस होता है, इलेक्शन में लॉस हो सकता है। इसलिए ये बहुत बड़ा डिसीजन है जो सरकार बहुत सोच समझ के लगाती है। दोस्तों, 1991 के टाइम में भी देश की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गई थी। इसके ऊपर एक वीडियोज़ बनाया है मैंने, जिसमें ये इकोनॉमिकल स्लो डाउन
पे है कि आज का जो इकोनॉमी है अपने देश की या दुनिया की, वो स्लो डाउन की तरफ जा रही है। कैसे देश में या विश्व में आर्थिक मंदन आ रहा है, उसके ऊपर वीडियोज़ है। उसमें 1991 का केस का अच्छे से डिस्कशन किया गया है कि 1991 में जब मनमोहन सिंह अपने देश के फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं और पी वी नरसिम्हा राव उस टाइम देश के पीएम होते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन या उदारीकरण का जो कंसेप्ट लाते हैं, इसके बाद आज देश की जो कंडीशन है, जो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है वो बनती है। उसके पहले देश को अपना सोना दूसरे देशों में गिरवी रखना पड़ा था 1991 के टाइम में। बहुत बुरी कंडीशन थी, लेकिन उस टाइम भी देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी थी। 1991 के टाइम में दोस्तों, भारत सरकार ने अपना सोना ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में, अलग अलग कई कंट्रीज़ में गिरवी रखा था, क्योंकि वो पेमेंट ऑफ बिल दे नहीं पा रहे थे। उनको जो भी चीज़ें खरीदनी थी उसको खरीदने के लिए देश के पास पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई थी। दोस्तों, ये एक बहुत ही टफ डिसीजन होता है सरकार के लिए, पर आज के टाइम में पूरा ग्लोबल इकोनॉमी ख़राब हो चुकी है। हर तरफ रिसेशन का माहौल बना हुआ है। देश की या विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो स्लो डाउन की तरफ जा रही है। आप स्लो डाउन का वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें अच्छे से इसका डिटेल में डिस्कस किया गया। आई बटन को क्लिक कीजिएगा, उसमें इकोनॉमिक स्लो डाउन पे वीडियोज़ आ जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए यही है, फाइनेंशियल इमरजेंसी यही होता है। और ऐसा ना हो तो बहुत अच्छा है, पर हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, सरकार का सहयोग करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही।